हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वहाँ पर कैटायनिक और एनायन के बारे में आपको बताया था कि उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि साल्ट एनालिसिस का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उससे पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन जो पिछला लेक्चर का जो टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप उसको कई बार ज़रूर देखना। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आज का जो लेक्चर यहाँ पर होने वाला है, हम टाइट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशंस। और एसिड बेस टाइट्रेशन जहाँ पर पीएच रेंज इंडिकेटर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, या फिर मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि टाइट्रेशंस होता क्या। टाइट्रेशंस हमेशा हम क्या करते हैं, दो अपोजिट लोगों के बीच में करते हैं। ठीक है, जैसे एक एसिड हुआ दूसरा बेस हुआ, इनके बीच में किया जाएगा, उनके नेचर्स अलग अलग होंगे। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग है तो एक रिड्यूसिंग है, तो ऐसे लोगों के बीच में हमेशा टाइट्रेशंस किया जाता है। ठीक है, अगर हम टाइट्रेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं एसिड बेस टाइट्रेशंस की बात करता हूँ, और इसके लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पीएच रेंज की ज़रूरत पड़ती है, तो कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बेसिक टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर नेम ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, पहले क्योंकि हम टेस्ट करेंगे कोई भी एसिड है कि बेस है, और इंडिकेटर का काम क्या होता है बताएं, कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशंस है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम वहाँ पर इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर मैं पहला और दूसरा इंडिकेटर सबको बताऊँ, मेथाइल ऑरेंज और मेथाइल रेड, ये दोनों इंडिकेटर हमारे क्या हो जाते हैं, वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं भाई, वीक बेस। और फिनॉल रेड और फिनॉल थेलियम में आपको बताऊँ, ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, वीक एसिड हो जाते हैं। वीक बेस और वीक एसिड होते हैं। याद रखना कि अगर कोई वीक एसिड वाला इंडिकेटर है, उसका हम यूज करते हैं बेस को डिटेक्ट करने के, जहां पर बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, ओवरऑल सोल्यूशन जहां पर बेसिक मीडियम हो वहां पर वीक एसिड का यूज करेंगे, और जहां पर एसिडिक होगा, क्योंकि अपोजिट वाला ही तो यूज करेंगे, जहां पर एसिडिक होगा वहां पर वीक बेस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, पहले यहाँ पर वीक बेस में आते हैं, ये हमारे जब बेसिक फॉर्म में थे, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में कैसे दिखेंगे और बेसिक मीडियम। चूंकि ये बेस है तो बेसिक मीडियम का मतलब अपने इनिशियल फॉर्म में, जब ऐसे प्योर फॉर्म में कहीं पर रखे हुए, तो इन दोनों का कलर मेथाइल ऑरेंज मेथाइल रेड का क्या हो जाएगा, येलो कलर का होगा। फिर आपको यह बताया गया है कि अगर क्या किया जाता कि अगर इसको एसिड में डालेंगे, मेथाइल ऑरेंज मेथाइल रेड, तो इसका येलो कलर से मेथाइल ऑरेंज ऑरेंज रेड कलर में होने लगता है, और जो हमारा मेथाइल रेड है ये येलो कलर से क्या होने लगता है, रेड। ठीक है, जिससे हम वहां पर कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारा क्या था, वीक बेस था। इसको हमने एक सोल्यूशन में डाला जो कि येलो कलर का था, और सोल्यूशन में जाते ऑरेंज रेड हो गया। हमने कहा इसका मतलब सोल्यूशन आपका कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि एसिड में जाके इसका कलर आता है। अगर यहाँ पर हमने मेथाइल रेड डाला, जाते ही वहाँ पर रेड कलर देने लगा, तो हम कहेंगे वहाँ पर एसिडिक मीडियम है। और इनका जो रेंज होता है, जिस पीएच पे सबसे अच्छा काम करते हैं, तो मेथाइल ऑरेंज के लिए कहता है 3.1 से 4.5, और मेथाइल रेड के लिए कहता है 4.5 टू 6.2, इतना रेंज इनका होता है। ऐसे वीक एसिड की बात करते हैं तो फिनॉल रेड और फिनॉल थेलिन होता है। ठीक है, तो अब ये हमारी क्या है, वीक एसिड। तो एसिडिक मीडियम में मतलब ये अपने प्योर फॉर्म में, ये येलो कलर का होता है और ये कलरलेस होता है। और ये किसको डिटेक्ट करता है, बेस को। बेस को डिटेक्ट करने मतलब बेसिक मीडियम को, इसलिए जैसे ये बेस में प्रवेश करेंगे तो येलो से क्या बन जाएंगे, रेड, और ये कलरलेस से क्या हो जाने लगते हैं, वहां पर पिंक कलर के होने लगते हैं। और फिनॉल रेड का जो यूज होता है, याद रखना 6.2 टू 6.2 से 8.2 पीएच के रेंज तक वो काम करते हैं। लगभग आप देख रहे हैं बेसिक की तरफ की ज्यादा बात कर रहे हैं। फिनॉल थेलिन की बात करते हैं, वो भी किस पीएच पे इंडिकेटर की तरह काम करेगा, 8.2 से 10.2, मतलब कौन सा रेंज आपको दिख रहा है, बेसिक है तो दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि अब आपको फाइनल सोल्यूशन देख करके हमें पता चल जाएगा कि हमें वहां पर कौन सा इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल्स बताऊंगा, पहले कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हैं। कहता है एसिड बेस टाइट्रेशन की अगर बात करें, एसिड बेस टाइट्रेशन, एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट सोल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस। ये हम किस लिए यूज करें, क्या है इसका मतलब, कि जो हमारा सोल्यूशन होगा वो एसिडिक है कि बेसिक, उसी को ही बताने के लिए हम एसिड बेस इंडिकेटर का यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। कुछ बातें हमें टाइट्रेशन की याद होनी चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज ऑलवेज पॉसिबल इन टू अपोजिट नेचर सॉल्यूशंस, जैसे कि वन एसिडिक तो दूसरा बेसिक होना चाहिए। अगली बात, फॉर एनी टाइट्रेशंस ओनली दैट इंडिकेटर इज सुटेबल इफ दे आर वर्किंग पीएच रेंज इन पीएच रेंज इज टाइट्रेशंस। ठीक है, तो वो अपने एक पर्टिकुलर जो पीएच का रेंज अभी ऊपर बताया, उसी पीएच रेंज पे ही वो अच्छा काम करते हैं। फिर बताया एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस आर इक्वल।
जे टर्म आता है एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट पे याद रखना एसिड और बेस के जो इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर होगा, उसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट्स कहते हैं। एट इक्विवेलेंट पॉइंट्स नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के बेसिस पे पता चलेगा कि वो फाइनल सॉल्यूशन जब इक्विवेलेंट पॉइंट्स आया है वो कैसा होगा। जैसे याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो वहां पर 25 डिग्री से हमारा पीएच क्या हो जाएगा 7, वो न्यूट्रल वहां पर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज किए हैं तो फाइनल सोल्यूशन जो हो जाएगा वो कैसा होगा, आपका एसिडिक होगा। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग होगा सी का नेचर दिखाएगा वो बेसिक। अगर दोनों वीक है तो वहां पर एसिड और बेस कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर बताऊं इंडिकेटर के हिसाब से टाइप ऑफ टाइट्रेशन, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो पीएच का रेंज कहां से कहां पर 3 से 11 हो सकता है। सभी इंडिकेटर वहां पर यूज हो सकते हैं, लेकिन मेनली इसको कहते हैं फिनोल्फथेलिन, इसका यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा इंडिकेटर, बेस वाला चलेगा। और पीएच 3 to 7 का तो मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड यूज किया जा सकता है। वीक एसिड लेकिन क्या है, बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो बेस है तो बेसिक मीडियम, पीएच वहां पर 7 से 11 के आसपास का होगा तो वहां पर हम इंडिकेटर यूज करेंगे फिनोल्फथेलिन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब मैं आपको कुछ वहां पर टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट के वाले पॉइंट्स बताता हूं, एसिड बेस टाइट्रेशन। और एक्सपेरिमेंट 1 की अगर बात करते हैं, आपको कह रहा है कि आपको ऐसे देखना है, आपको कह रहा है कि डिटर्मिनेशंस ऑफ कंसंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विथ टाइट्रेटिंग इट अगेन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हमारे पास NaOH है और H2C2O4 एसिड है। याद रखना ये एक वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो खुद आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि बहुत सारी बातें, लेकिन कम से कम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस है तो फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। तो कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना पड़ेगा, वीक एसिड वाले, जैसे कि फिनोल्फथेलिन। कभी आपसे पूछा जाए कौन सा इंडिकेटर वहां पर यूज किया जाएगा, आपने कहा कि तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक निकला, तो एक काम करते हैं एसिड वाला, वीक एसिड वाला इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब वहां पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमें वहां पर वीक एसिड वाला मतलब फिनोल्फथेलिन यूज करना पड़ेगा। बस वही आपको देख रहे हैं। पहले आपको थ्योरी बताता है टाइट्रेशन की थोड़ा सा। इन द टाइट्रेशन a strong acid with a strong base, the amount of acid and base becomes chemically equivalent at the end points. The chemical reactions is called neutralization reaction। आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं और कंप्लीटली जब उनके दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे तो उसको कहते हैं उसका एंड पॉइंट आ गया। और एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करना, इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही तो कहते हैं। कह रहे हैं कि नियर द एंड पॉइंट देयर इज अ सडन चेंज इन द पीएच। जब हम एकदम एंड पॉइंट पे आते हैं, मतलब जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होने वाले तो उनके पीएच में एक चेंज होता है। इफ आफ्टर एंड पॉइंट हमें पता चल गया इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स बेसेस एडेड द सॉल्यूशन वुड बिकम्स स्लाइटली एल्कलाइन्स और एसिडिक। तो वो सॉल्यूशन हमारा थोड़ा सा एल्कलाइन भी हो सकता है या फिर एसिडिक भी हो सकता है रेस्पेक्टिवली। इन द टाइट्रेशन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड, वीक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पॉइंट पे आ रहा है NaOH जो ऑक्सैलिक एसिड जो कि हमारा वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो कौन सी रिएक्शंस होगी, यहाँ पर देखो आपको यही कह रहा है कि यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड ये रहा, ये NaOH रहा, ठीक है, तो सोडियम ऑक्सैलेट बन जाता है, ठीक है। आपको बताइए इसके H को हटाकर Na लगाते। तो अब आपको बताया कि इन दिस टाइट्रेशन बस सबसे मेन पॉइंट्स कौन सा हम इंडिकेटर यूज करेंगे, याद रखना फिनोल्फथेलिन, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये है, जो स्ट्रॉन्ग है तो इनके अपोजिट वाला यूज करेंगे, ठीक है। इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर। द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड इन ग्राम पर लीटर। बताया गया मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग। और अगर हमें मोलरिटी कंसंट्रेशन बताना है तो मैंने आपको बताया था इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके। तो आपको पता है जब पढ़ाते समय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूरा अच्छे से पढ़ाया आपको, M1V1X1 इनके लिए बराबर M2V2X2 इनके लिए। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एक का किसी का दे करके दूसरी की चीज़ों को हम बता सकते हैं, ठीक है। बहुत कठिन चीज़ नहीं यहाँ पर, ये आपको बताया गया। उसके बाद इनका मोलर मास आपको दिया है तो आप बता सकते हैं। याद रखना कौन सा इंडिकेटर यूज किया है, ये सबसे मेन था वहाँ पर, ठीक है। फिर अगला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं।
डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सोल्यूशन, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मतलब HCl, टाइट्रेटेड अगेन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, याद रखना Na2, वैसे तो एक साल्ट है लेकिन ये क्या हो जाता है, एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ऐसे। तो मतलब यहाँ पर HCl और Na2CO3 की हम आपस में रिएक्शन कराएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। तो आपको फिर से वही सारी चीजें पता है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिटरमाइंड बाय द टाइट्रेटिंग इट अगेन अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट्स। और यहां पर आपको बताया गया Na2CO3 और HCl से रिएक्शंस करेगा। HCl तो बताओगे NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना देगा। अगर हमें किसी एक का इंफॉर्मेशन देकर के दूसरे का पूछे तो हमारे पास वही है M1V1X1 बराबर M2V2X2। अगर न्यूमेरिकल्स पूछेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है, क्या करना है वहां पर, इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट। बताइए इन दिस टाइट्रेशन सबसे मेन पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग कौन है बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग ये है एसिड, स्ट्रॉन्ग है तो इसी का अपोजिट वाला लेके चलेंगे, वो कौन हो जाएगा, मेथाइल ऑरेंज, जो कि क्या हो जाता है, वीक बेस हो जाता है। येलो इन कलर, जब वो आयोनाइज्ड अभी रिएक्शंस में नहीं इन्वॉल्व हुआ तो वो येलो कलर का होगा, ठीक है, इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर, ये पॉइंट याद रखना। आपसे अगर पूछेगा तो इनकी हम क्या करते हैं, टाइट्रेशंस कराने क्या इंडिकेटर यूज करेंगे, तो मेथाइल ऑरेंज। ऊपर वाले में आपको क्या बताया था, फिनोल्फथेलिन। कब फिनोल्फथेलिन यूज करोगे, जब बताओगे कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर हम यूज करें ऑक्सैलिक एसिड और NaOH, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वही सब आपको बताएगा। यहां पर भी सेम वही काम करना है, इनका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, तो एक का पता है दूसरे का वहां पर बता सकते हैं। चलो यहां पर पढ़ के सुनाते, ऐसे क्या बोलता है, कहता है इन दिस experiment also the titration follows the usual course, that is a proton furnished by the addition of the acid first neutralizes sodium carbonates। कह रहे जो भी हम एसिड धीरे धीरे डालते जा रहे हैं वो कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता जाएगा। when the entire sodium carbonate, अब एक एक करके HCl डालते जा रहे हैं, ड्रॉप 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 ड्रॉप, तो वो वहां पर कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता जा रहा है। कह रहे when the entire sodium carbonate solution is neutralized, पूरा सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, the last drop of the acid added from the burette produces the pinkish red color। जैसे एक आखिरी ड्रॉप, एक डाले जा रहे एक आखिरी ड्रॉप डाला और डालते हैं वहां पर देखते हैं क्या हो जाता है, पिंकिश रेड कलर आ जाता है। इसका मतलब कहां पर पहुंच गए, विच इज द एंड पॉइंट, उस टाइट्रेशन का वो क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट होगा। और यहां पर मोलर मास तो आपको पता है। चलो थर्ड वाला अगर एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इसमें हमें क्या बताता है, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है ये दोनों रिएक्शंस करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, ठीक है, NaOH HCl, तो यहाँ पर NaCl और HCl बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना। यहाँ पर जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं मेनली, जो सबसे सुटेबल इंडिकेटर्स होगा वो हमारा होगा फिनोल्फथेलिन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिनोल्फथेलिन होगा, ये हर कोई याद रखेगा। और एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन टर्न्स इनटू लाइट पिंक कलर। जैसे मैंने कहा ये आखिरी ड्रॉप डालते ही वहां पर कलर बदल जाता है, उसको कहते हैं एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट्स में देखेंगे कलरलेस सोल्यूशन लाइट पिंक कलर का हो जाता है। और उसके बाद मोलर मास NaOH का पता है, इनका भी पता है। अब टाइट्रेशन में हमें रेडॉक्स का भी टाइट्रेशन पढ़ना है। पहला एक्सपेरिमेंट अगर हम देखते हैं, अ सोल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोहर साल्ट कहते हैं, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 17 ग्राम या फिर कोई भी अमाउंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ स्ट्रेंथ, मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सोल्यूशन KMnO4 विथ द हेल्प ऑफ मोहर साल्ट सोल्यूशन। देखो अब यहाँ पर आपको बताया, अगर टोटल आप पूरी रिएक्शंस लिखेंगे तो आप बताओगे KMnO4 ये रहा, ठीक कह रहे KMnO4 रहा, ये रहा हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट, जो इसके 2 मोल के सामने इनके 10 मोल लग रहे हैं, तो 8 मोल H2SO4 यूज हो रहा है। तब जाकर आप देखिए ये K2SO4 MnSO4, क्योंकि आपको बताया ये किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो K2SO4 MnSO4 बनाएगा, डी ब्लॉक में बताया था। और आयरन यहाँ पर जो है इसको Fe2SO4 का होल था इसमें, यहाँ फिर अमोनियम का सल्फेट और 68 H2O बनाता है। मिला जुला के यहाँ पर ये 2+ था और ये 3+ में चला जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं +7 से ये +2 में चला जाता है। हम इन दो पे अगर फोकस करें तो हम आयनिक रिएक्शन पे ही मेन यहाँ पर चीज़ों को ध्यान देंगे।
और आपको पता है आयनिक रिएक्शंस में आते हैं, ये +7 से आप देख रहे हैं +2 में हो जाना। इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स कराया मैंने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। इनके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 7 से 2 होने का मतलब 5 का चेंज, और Fe2 से Fe3 होने का मतलब इनके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का। इसलिए मैंने कहा हमसे कभी पूछा जाए M1V1x1 बराबर M2V2 x2 हम लिख सकते हैं, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट के कई फॉर्मूले होते हैं, N1V1 बराबर N2V2 लिखते हैं, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, जो भी किसी एक का इन्फॉर्मेशन देकर दूसरे का पूछे बता सकते हैं। हाँ याद रहे यहाँ पर KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज होता है। यहाँ पर हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते, फिनॉल, थैलिन, मिथाइल, ऑरेंज, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस कैसे कराते जाते हैं। अगर आपने 11th-12th में किया होगा तो हम एक वहाँ पर लेते थे, ठीक है वहाँ पर जार लेते थे, उससे हम क्या करते थे, पहले मान लेते फेरस अमोनियम सल्फेट को डाल दिया एक्वस फॉर्म में। अब उसके बाद क्या हो जाता है कि वहाँ पर हम धीरे धीरे करके क्या करते थे, KMnO4 जो कि पिंक कलर का होता था, धीरे धीरे डाले जा रहे, जैसे वहाँ पर जाता था कलर गायब हो जाता, कलर गायब हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। लेकिन एक समय आता जैसे हम एक ड्रॉप आउट डालते तो वहाँ पर वो पिंक कलर का हो जाता था, ठीक है। तो वही उसका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। इसलिए बताया गया कि हम इन्हीं से इनको इंडिकेट कर लेंगे कि क्या कैसे है। तो इसलिए याद रखना KMnO4 की रिएक्शन फेरस अमोनियम सल्फेट से करा रहे हैं, उसमें इंडिकेटर कौन है, KMnO4। इसलिए कहते हैं KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। और आपको यहाँ पर पॉइंट पे लिखता है कि एट द एंड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट कलरलेस सोल्यूशन विल चेंज लाइट पिंक कलर। और बताइए मोहर का, आपको पता है मोहर साल्ट का 392 मॉलिकुलर वेट हो जाता है, और KMnO4 का 158 होता है। जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो उसके लिए पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाया। एक्सपेरिमेंट 2 में कहता है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन अ ग्राम पर लीटर। फॉर दिस पर्पस यू आर प्रोवाइडेड विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड ऑफ मोलरिटी M/40। जो भी लिखता है उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना। पहले आप मेन रिएक्शन की बात करते हैं। KMnO4 को ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन कराने जा रहा है, ये है मैं, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पर KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन करने जा रहा है एसिडिक मीडियम में, K2SO4 MnSO4 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, ठीक। इसकी आयनिक रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, और उन सबको छोड़ते मेन रिएक्शन पे फोकस करते हैं, आयनिक रिएक्शंस। आयोनिक रिएक्शंस में आपको कहता है कि MnO4 माइनस ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, MnO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना देता है। और आपको बताया अगर कभी इनका कुछ दे करके इनसा पूछा जाए तो हमारे पास एक ही लाइन होगा, M1V1x1 बराबर M2V2x2, सब कुछ न्यूमेरिकल्स बताया, ठीक है। आ जाएगा तो उससे अच्छा क्वेश्चन कुछ होगा ही, ठीक है। मतलब इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और क्या न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो ऐसा बोलेगा। यहाँ पर भी KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। बताया कि एट द एंड पॉइंट ऑलमोस्ट कलरलेस सोल्यूशन विल चेंज इनटू अ लाइट पिंक कलर। एक कलरलेस सोल्यूशन लाइक पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और मोहर मास ऑक्सैलिक एसिड का आपको बताया 126 ग्राम। अब आते हैं यहाँ पर, देखो फिजिकल के कुछ टॉपिक्स हैं, इसको देखते हैं। और यहाँ पर आपको कहता है कोलोइड्स। कोलोइड्स क्या होते हैं, पहले हम लोग सरफेस पढ़ते थे, वहाँ पर पूरा कोलोइडल सोल्यूशन ही था, वहाँ पर पढ़ा जाता था। अब आते हैं यहाँ पर, इसको पढ़ते चलते, बेसिक्स है। कोलोइड्स आर, याद रखना, हेट्रोजीनस सिस्टम। ये भी एक सोल्यूशन ही होते हैं, एक सिस्टम होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनस होते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होते। होमोजीनस का मतलब आपको पता है कि जैसे ट्रू सोल्यूशंस हमारे होमोजीनस होते हैं। A colloids is a heterogeneous system in which one substance, जिसको हम कहते हैं dispersed phase, is dispersed a very fine particle in another substance called dispersion medium। जैसे आपको याद रखना, हम जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन बनेगा, उसमें सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तब जाकर क्या बनता है भैया, सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ पर जो हम सोल्यूट कहा करते हैं, अब यहाँ पर बस अपने माइंड में बिठाने के लिए हम उनको आज यहाँ पर चाहें डिस्पर्स फेज कह सकते हैं, ठीक है। जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिनको आपको जैसे वाटर वगैरह आप समझे, इनको यहाँ पर कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं आपको पता है, कोलोइड्स बनाते हैं। आज समझ में से। अब कहीं पर डिस्पर्स फेज बोला जाएगा, आपको तुरंत समझना डिस्पर्स फेज मतलब ऐसे सोल्यूट की तरह समझना, जिसको घोलने जा रहे हैं। और डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट की तरह, जिसके अंदर घोलने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो यहां पर दो टर्म चलेगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। फिर रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स बिटवीन, कोलोइडल पार्टिकल का जो रेंज होता है 1 से लेकर के 1000, वो भी नैनोमीटर। अगर मीटर में आपको बताना है 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -6 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। इससे छोटे जो होते हैं उनको हम ट्रू सोल्यूशन रखते हैं, और 1000 के ऊपर जो चले जाएंगे उनको हम सस्पेंशन के सोल्यूशन में रखते थे,
ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया यहाँ पर, ऐसे समझता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, और किस बेसिस पे आपको पता है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, जैसे कहते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कितना लगाव है, इस हिसाब से अगर सोचे वैसे बोल रहा है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कितना लगाव है, इस बेसिस पे इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, और दो हिस्सों में बांटने का मतलब अगर बात करते हैं तो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको कहते हैं लायोफोबिक, नाम में ही छुपा है यहाँ पर लायोफोबिक। तो लायोफोबिक का मतलब याद रखना यहाँ पर, द वर्ड लायोफोबिक मीन्स क्या हो जाता है, लिक्विड लविंग। लिक्विड का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं डिस्पर्सन मीडियम के प्रति लगाव, जैसे कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के साथ रहना पसंद करता है, मतलब हमारा सोल्यूट हमारे सॉल्यूशन सॉल्वेंट के साथ रहना पसंद करता है, तो कहते हैं लिक्विड लविंग। दीज आर आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट। ये रिवर्सिबल सॉल्ट्स है, मतलब इनका सॉल्यूशन जो बना वहां पर कोलोइड्स बन गया। अगर हमने क्या किया, डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम को किसी से कोई वहां टेक्निक लगा करके अलग कर दिया, अगर इनको फिर से मिलाएंगे तो फिर से तुरंत के तुरंत फिर से वहां पर क्या बना लेंगे, अपने सॉल्ट्स बना लेते हैं। कोलोइड्स को हम एक दूसरी भाषा में कहते हैं सॉल्ट्स भी कहते हैं, पहले डिटेल में पढ़ते थे वहां पर कोलोइड्स को हम सॉल्ट्स भी कह देते हैं। ठीक है, इसलिए पता है कि रिवर्सिबल सॉल्ट्स भी इसको कह देते हैं। ठीक है, सॉलिड को हम लिक्विड में डालते थे ऐसे सॉल्ट्स कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सॉल्ट्स का मतलब सिंपल करना है, कोलोइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड के साथ लविंग होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, याद रखना यही सब पॉइंट्स आपको ध्यान देना, रिवर्सिबल होते हैं। These type of colloid salts directly formed by the mixing substances like, ये कैसे बनता है, जैसे गम हो जाए, जिलेटिन हो जाए, स्टार्च हो जाए, रबर हो जाए, इन सबको मिलाने की वजह से ये सब बनते हैं। विथ सुटेबल लिक्विड्स, जैसे वहां पर कौन, डिस्पर्शन मीडियम एंड क्वाइट स्टेबल। कहा गया ये सब आपको एग्जांपल्स बताया गया है कि ये अगर एक सुटेबल लिक्विड में डालते हैं तो इनका जो कोलोइड्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लायोफिलिक कोलोइड्स बनता है। किसका, गम का, जिलेटिन का, स्टार्च का, रबर का। अगर सुटेबल लिक्विड का मतलब जिसको कह रहे हैं हम इस चैप्टर की भाषा में कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, मतलब एक अच्छा सॉल्वेंट अगर इनके लिए यूज किया जाए तो ये कैसे सॉल्ट्स बनाएंगे, कैसे कोलोइड्स बनेंगे, लायोफिलिक्स। और आपको बताया गया इनकी एक खास बात, ये रिवर्सिबल होते हैं, अगर इनको किसी ने अलग कर दिया फिर मिलाओगे तो फिर मिल जाएंगे। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉल्ट्स इज दैट if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, हमने इन दोनों को जुदा कर दिया, अलग कर दिया। डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्शन फेज को अलग कर दिया, जैसे उसमें हम हीट करने लगे, क्या करने लगे, हीट करने लगे। और हीट करने लगते मान लेते जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम उड़ गया, इवोपरेट हो, मतलब सॉल्वेंट भाग गया, सॉलिड बचा रह गया। या फिर और बहुत सारी टेक्निक्स होती है, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसे समझ लो कि हमने इसको हीट किया, वाटर था, वाटर हमारा डिस्पर्शन मीडियम था, वो तो निकल गया, बाहर चला गया। अब वहां पर केवल रह गया सॉल्यूट, और सॉल्यूट नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट हो गया। एक काम करो, फिर से वाटर डाल दो, वाटर डालते हो फिर से क्या हो जाते हैं, फिर से कोलोइड्स बना लेंगे। मतलब वहां पर ये स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यही आपको बताने से आ रहा है। कह रहे अगर उनको हटा देते हैं, किसको, डिस्पर्शन मीडियम एंड सेपरेट फ्रॉम डिस्पर्शन फेज से बाई इवोपरेशन, the salt can be reconstituted by simple remixing with dispersion medium. Simple remixing with dispersion medium. That is why these salts are also called reversible salt. कह रहे हैं उनको फिर से डिस्पर्शन मीडियम डाल दो, मतलब फिर से वाटर ही अगर वहां पर डिस्पर्शन मीडियम है उसको डाला, फिर से हिलाते हैं, फिर से वहां पर सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है, मतलब कोलोइड्स। सॉल्ट का मतलब वही कोलोइड्स, इसको कहते हैं रिवर्सिबल सॉल्ट्स। These salts are quite stable, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एंड कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड, और इसमें हम इसको जल्दी से कोगुलेट नहीं कर पाते। कोगुलेट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे जो हमारे डिस्पर्शन फेज होते हैं, जैसे सॉल्यूट घूम रहे थे, हमने कोई से बाहर कोई चीज़ डाल दी, खास करके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह डालते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज थे वो नीचे जाके बेचारे बैठ जाते हैं। यहाँ पर बताया कि ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, इसलिए जल्दी ये कोगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, स्टार्च एग्जाम्पल में आपको कहा, स्टार्च का जो आपको कोलोइड्स मिलेगा तो वो गम का, एल्बुमिन का और जिलेटिन का, ये सब के सब किसके एग्जांपल है, लायोफिलिक, लिक्विड लविंग वाले हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर कहता है लायोफोबिक कोलोइड्स, और कहता है लायोफोबिक कोलोइड्स में अगर आते हैं, द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग, जो लिक्विड से नफरत करता है उनकी बात हो रही है। बताया गया सब्सटेंस लाइक मेटल्स, दे आर सल्फाइड्स, ठीक है, मेटल्स,
खास करके मेटल वाले लोग, मेटल उनके सल्फाइड ETC व्हेन सिंपली मिक्स्ड विथ डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलॉइडल सॉल्ट। मतलब कुछ ऐसे लोगों की बात करें, इनको अगर डिस्पर्शन मीडियम में से डाल दो, कहते हैं नहीं बनाएंगे कोलॉइड्स, नॉर्मली नहीं बना रहे, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क देना पड़ रहा है, बहुत ताम झाम करके, तब बड़ी मुश्किल से डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं लायोफोबिक, लिक्विड हेटिंग हो जाता है। मतलब वो अपने जो लिक्विड जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है उसमें घुलने को पसंद नहीं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी टेम्परेचर वगैरह दे करके, बहुत ज़्यादा हीट करके तब कहीं पर बनता है, और बन भी गया बाई चांस, और अगर आपने किसी कारणवश उसको क्या किया, वहाँ पर प्रेसिपिटेट करा दिया, ठीक है, या फिर इवोपरेट करा कर उनको अलग कर दिया डिस्पर्शन मीडियम, अब फिर दोबारा आप मिला देंगे नॉर्मली, तो वो फिर से दोबारा वहाँ पर कोलॉइड्स नहीं बनाएंगे। इसलिए कहते हैं इसको इरिवर्सिबल कोलॉइड्स भी कहा जाता है। सब इसलिए कह रहे हैं और फिर से, सब्सटेंस लाइक मेटल्स, उनके सल्फाइड्स ETC व्हेन सिंपली मिक्स्ड विथ द डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलॉइडल सोल्स। कह रहे हैं कि देयर कोलॉइड्स सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय द स्पेशल मेथड्स, सच सोल्स आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल। बहुत स्पेशल मेथड्स पे ही बनते हैं, और थोड़ा इधर उधर किया तो नहीं बनेगा, बहुत मेहनत करके बनाना पड़ता है। और इनके लिए कहता है कि दीज सोल्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड और कोगुलेटेड, बड़ी आसानी से, थोड़ा सा बहुत कुछ इधर उधर किया, पता चला, हमेशा डर बना रहता है कि कोगुलेट ना कर जाए ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला तुरंत कोगुलेट कर जाते हैं, बाई हीटिंग और बाई शेकिंग एंड हैंस नॉट स्टेबल। तो लायोफिलिक वाला स्टेबल, लायोफोबिक वाला स्टेबल नहीं होता। फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड, एक बार अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया, दे डू नॉट गिव बैक टू द कोलॉइडल सॉल्ट्स, फिर ये दोबारा कोलॉइडल सॉल्ट्स नहीं बनाते। सिंपल एडिंग ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, हैंस दीज सॉल्ट्स आर इरिवर्सिबल। कभी आपसे पूछा जाए रिवर्सिबल कौन है जिसको दोबारा फिर से बना सकते हैं, लायोफिलिक। कौन इरिवर्सिबल है जिसको दोबारा नहीं बना पाते हैं, अब बताओगे, हमारा लायोफोबिक। लायोफोबिक सॉल्ट्स स्टेबलाइज बाई, मतलब अगर लायोफोबिक सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं। लायोफोबिक सॉल्ट्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर प्रिजर्वेशन, इसको बचाने के लिए हमें बाहर से वहाँ पर स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है। चलो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। कह रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड्स जो होता है FeOH, ये सॉल्ट मतलब ये कोलॉइड्स कैसे बनाएगा, कहा कि अगर फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं, वाटर के साथ मिला के हीट किए जा रहे, तब जाकर एक समय आएगा रेडिश ब्राउन कलर का एक सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं FeOH का। या फिर कभी आपसे पूछा जाए फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट किसका एग्जाम्पल, आप बताओ, लायोफोबिक का है, ठीक है। ऐसे कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का, अगर हम वाटर के साथ हीट करते हैं, यहाँ पर पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स अगर देखें सॉल्ट्स, AlCl3 को वाटर के साथ लंबे समय तक हीट करते हैं तो कलरलेस सॉल्ट AlOH का होल थ्राइस बन जाता है। फिर आपको कहते हैं आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 सॉल्ट बन जाता है। बताया कि जब आर्सेनिक का ऑक्साइड वाटर के साथ करते हैं, बॉयल करते हैं, ये आर्सेनिक का हाइड्रोक्साइड्स बन जाता है। फिर क्या करें, आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड को फिर उसके बाद कहते हैं H2S से रिएक्शंस कराओ, तो लाइट येलो कलर का सॉल्ट बन के Al2S3 बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब के सब याद रखना कि यहाँ पर ज़्यादातर मेटल ही यूज़ किए जा रहे हैं ना, आयरन हो जाए, आयरन का हाइड्रोक्साइड्स, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनका भी येलो, लाइट येलो सॉल्ट्स बनता है, ठीक है। चलो यहाँ पर तो ये आपका कोलॉइडल वाला खत्म हुआ, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े सब है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपको कहता है टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ आयोडीन आयन विथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर यूजिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस एंड फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन। देखो हमें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आयोडाइड आयन की रिएक्शन हमें बतानी है, वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन के साथ उसके रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कराई जाती है। तो यहाँ पर पहले एक बार फिर से, रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड आयन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अकर्स, ठीक है, इन द एसिडिक मीडियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग मैनर्स। हमें इस रिएक्शन में, ये हमारी मेन रिएक्शंस है, हमारे पास यहाँ पर आयोडाइड आयन होगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, H2O2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कराई जाएगी, ये इनसे रिएक्शन करके I2 बनाता जा रहा है, रिएक्शंस होती जा रही है।
हमें यहाँ पर देखना है इस रिएक्शन का जो रेट है इनके के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस आयोडाइड आयन को बढ़ाता जाऊंगा, क्या ये रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, आयोडीन का प्रोडक्शन बढ़ता जाए या फिर घटता जाएगा। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। आपको समझ में आया? आयोडाइड आयन चाहे KI से उठा लो, NaI कहीं से उठा लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराई जाएगी एसिडिक मीडियम में। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन में बदलाव करूँ, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन में बदलाव करूँ, उसके बेसिस पे हमारी रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शंस बताना है इनके रिस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट 3 हैं। कौन है यहाँ पर? हमारा I- है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिडिक मीडियम। इनमें से किसके पास किस हिसाब से कितनी पावर के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्टली इनवर्सली डिपेंड करेगा कि नहीं, ये हमें समझना है। इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। याद रखना आयोडाइड आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2। बताइए कि अब हम क्या कैसे करते हैं इसको। कहते हैं इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड आयन को कहां पर? मॉलिक्यूलर आयोडीन में लेके जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपको क्या बताता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे हिसाब बताएंगे, यहां पर आप देखते चलना। इफ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, अब इसमें एंट्री करा रही किसकी? सोडियम थायोसल्फेट इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और उसके साथ साथ कौन होगा? स्टार्च। देखना अभी इससे पहले हमारे पास कौन कौन था? यही लोग थे, ये और ये थे। अब ये रिएक्शन हो करके जो आयोडीन बन रहा है, अब इस आयोडीन की रिएक्शंस कराने के लिए हमारे पास 2 लोग बैठे हुए हैं। जैसे जैसे आयोडीन बनता जा रहा है I2 मॉलिक्यूल, उसको पकड़ने के लिए 2 लोग हैं। और उसमें सबसे खतरनाक है जो, वो पहले कहता है कि जो आएगा पहले मुझसे रिएक्शंस करेगा, अगर मुझसे बचा, मेरा पेट भर गया, तब दूसरे को मिलेगा। ठीक है, वो कौन है यहाँ पर? अब बताओगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एक बार फिर से, इफ द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम, इनकी अमाउंट फिक्स होगी। ठीक है, इनकी अमाउंट हम फिक्स पहले से कैलकुलेट करके लेके चलेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। थायोसल्फेट इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और स्टार्च में लेके चलेंगे एज अ इंडिकेटर्स टू द अबव रिएक्शंस मिक्सचर्स। द लिबरेटेड आयोडीन, ऊपर देखना आयोडीन बनता जा रहा है, रिएक्ट विथ किसके साथ? थायोसल्फेट आयन। ये इनसे रिएक्शन करेगा एज फास्ट एज इट इज रिड्यूस्ड बैक टू द आयोडाइड आयन टिल ऑल द थायोसल्फेट आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू टेट्राथायोनेट आयंस। अब समझना, आगे एक रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, आपको बताया था यहाँ पर I- है ऐसे। ठीक है, H2O2 था। ठीक है, एसिडिक मीडियम था ना, यहाँ पर I2 बन रहा है। ये I2 जैसे बना नहीं वैसे तुरंत के तुरंत ये थायोसल्फेट से बैठा हुआ है कि बने तो तुरंत, जैसे बना तुरंत यहाँ पर क्या कर जाता है, इस I2 से रिएक्शन कर जाता है, और I2 से रिएक्शन करके वहां पर क्या मस्त में टेट्राथायोनेट बनाता जा रहा है, फिर से इसको बेचारे को कहां पर? आयोडाइड आयन में पहुंचा देता है। और याद रखना, ये जब तक रहेगा तब तक एक भी सिंगल I2 को कहीं नहीं जाने देगा, सबको पकड़ पड़। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है इसको लेकर के, जैसे से I2 बनता है ये तुरंत उसको रिएक्शन कर लेता है। I2 और किसी के हिस्से नहीं, इनको पकड़ने के लिए, I2 को पकड़ने के लिए बगल में यहाँ पर वेट कौन कर रहा है? आपको पता है, स्टार्च। कह रहा है कि अगर इनसे बचे तो हम भी अपना नंबर लगाए, लेकिन इनसे कैसे बचे? जितना बन रहा है फटाफट 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 खत्म करता जा रहा है। लेकिन हमें पता है ये जब तक होगा तभी तक तो खत्म करेगा। मान लेते हैं एक पल के लिए इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट, या फिर देख सके इसके 2 इक्विवेलेंट है, तो ये क्या कर जाएगा? बहुत ज्यादा आयोडीन के 2 इक्विवेलेंट को लेकर के अपना टेट्राथायोनेट आयन बनाकर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनका काम खत्म। अब जो आयोडीन बचेगा, इनसे जो बचेगा, क्योंकि ये जब पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो जो बचेगा वो किसके पास जाएगा? स्टार्च। और स्टार्च के साथ मिलते ही वो कौन सा कलर देगा? आपको बताया वहां पर ब्लू कलर देगा। और ब्लू कलर कब आया, कितनी जल्दी आया, उसी को देख करके हम एक टाइम लगा लेते हैं कि ब्लू कलर कितनी जल्दी आया। तो हम देखेंगे I2 जो यहाँ से बन रहा है जल्दी जल्दी, उसमें तो कुछ तो इनमें जाएगा, और इसमें इनको न्यूट्रलाइज करने के बाद जो कितनी जल्दी स्टार्च से रिएक्शंस करता है, तो हम उस समय देखते हैं, और समय देख करके हम वहाँ पर अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर I2 कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उस हिसाब से कैसे वो I2 का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा रोल है कि देखते हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन में बदलाव करते हैं, पहले मान लेते कुछ था, फिर बाद में थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, तो अब आपको यहाँ पर थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन फिक्स कर देंगे, इतनी है। तो पहले हम जब थोड़ी सी मात्रा लेके चले, जैसे मान लेते X लेके चले, तो हमने देखा 2 मिनट में स्टार्च पे ब्लू कलर दिखा। फिर यहाँ पर 2x किया तो हो सकता है 1 मिनट में दिखा, फिर 3x कर दिया, पता चलता है वहां पर 0.5 सेकंड में दिखा, ऐसे वहां पर ऐसे कुछ आपको देखने को मिलता है वहां पर। तो ऐसा कुछ होगा, तो कहने के बाद यहाँ पर समय का रोल बहुत बड़ा होगा, इसलिए इसको हम क्लॉक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलो इसको पढ़ो। यहाँ पर
आफ्टर द कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ थायोसल्फेट आयन, इनका सबसे बड़ा, इनको पहले भरना है क्योंकि ये भरेंगे तभी जाकर के स्टार्च से रिएक्शन करेगा। फिर जब थायोसल्फेट कंप्लीट कंवर्शन हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन लिबरेटेड, जो आयोडीन ये बन रहा है, आयोडीन लिबरेटेड इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स with the iodide ion increases rapidly to a point where iodine forms intense blue color with starch। भाई जब ये बनता जा रहा है, पहले तो इसने जल्दी जल्दी पूरा सबको I2 को खींच लिया, फिर जब ये अब यहाँ पर खत्म हो गए तो जैसे ही यहाँ पर ये H2O2 I माइनस रिएक्शन करके आयोडीन बना रहा है, वो तुरंत पहुंचेगा। जब इनसे बचा तो अब इनके हिस्से में आएगा और इनसे हिस्से में आते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत का तुरंत ब्लू कलर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो I2 क्या कर रहा है, I2 स्टार्च से रिएक्शन करके ब्लू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन ये I2 स्टार्च के संपर्क में कब आएगा, जब वहां पर थायोसल्फेट से छूट पाएगा तो तब ना, और थायोसल्फेट जब तक है तब तक ये इनके संपर्क में नहीं आ पाएंगे, लेकिन जैसे खत्म हुआ तुरंत यहां पर आएंगे। तो वही हम देखेंगे कैसे खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है कि जितनी तेजी से बनेगा उतनी तेजी से क्या करेगा, थायोसल्फेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद उतनी जल्दी से इसको स्टार्च के पास आने का मौका मिलेगा। ठीक है, बताया गया द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ थायोसल्फेट, याद रखना थायोसल्फेट इज प्रोड्यूसिबल सिंस द टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ कलर इज नोटेड, द रिएक्शन इज समटाइम्स कैलकुलेट कॉल्ड एज क्लॉक रिएक्शन। क्योंकि हम यही देखते हैं कि पहली बार हो सकता है 5 मिनट में बाद तब आयोडीन को स्टार्च से मिलने का मौका मिला, फिर हमने कहा एक काम करते जहां पर H2O2 और KI रिएक्शन या फिर I माइनस रिएक्शन कर रहे हैं, हमने कहा I माइनस की प्रोडक्शन को और बढ़ाओ और ज़्यादा I माइनस दे दो, तब पता चला 2 ही मिनट में स्टार्च से मुलाकात होगी किसकी, आयोडीन की। फिर और ज़्यादा किया तो धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे जैसे KI की कंसंट्रेशन में बदलाव करते हैं तो देखते हैं जो स्टार्च से आयोडीन मिलना आता है वो जल्दी मिल पाएगा कि लेट, वही हमें समझना है यहाँ पर। और नोट करके कुछ बातें उसको देखते, फिर मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाता हूँ। द ब्लू कलर डेवलप ओनली व्हेन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ में, ब्लू कलर तभी आएगा जब व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन बाई चांस हो सकता है आयोडीन उतना ही निकला जितना थायोसल्फेट था, तब तो एक दूसरे को खत्म कर लिया। स्टार्च बैठ करके वहां पर इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि अब आएगा आयोडीन हमसे जुड़ेगा, लेकिन पता चला आयोडीन उतना ही मात्रा में बना जितना कि वो थायोसल्फेट से रिएक्ट कर पाए, तो कलर नहीं आएगा। तो इसलिए याद रखना जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है, जो थायोसल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, वो आयोडीन की मात्रा थायोसल्फेट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम थायोसल्फेट की बहुत लिमिटेड मात्रा, बहुत ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। इसलिए आपको बताया गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आयोडीन कंपेयर टू द थायोसल्फेट आयन ग्रेटर होगा, भाई तभी होगा इफ थायोसल्फेट आयन इज प्रेजेंट इन एक्सेस। अगर आपने थायोसल्फेट एक्सेस में ले लिया तो भूल जाओ कि अब रिएक्शंस वहां पर आपको ब्लू कलर मिलेगा। इट रिएक्ट विद ऑल द लिबरेटेड आयोडीन एंड सो देयर इज नो आयोडीन लेफ्ट टू फॉर्म ब्लू कॉम्प्लेक्स विद स्टार्च। इसका मतलब क्या, कभी भी इस रिएक्शंस के दौरान क्या थायोसल्फेट को एक्सेस में लिया जाएगा, नहीं लेके चलेंगे तो आपको ब्लू कलर नहीं मिलने वाला। तो इसलिए थायोसल्फेट की लिमिटेड अमाउंट होगी और हम चाहेंगे जो I2 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेस में हो, उसके ग्राम इक्विवेलेंट थायोसल्फेट से ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करते हैं, मान लेते हैं अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता 30% H2O2 का सोल्यूशन लेंगे, 0.1 मोलर KI लेंगे, KI हमारे I माइनस प्रोड्यूस करेगा जो इनसे रिएक्शन करके I2 बनाएगा, और थायोसल्फेट 0.04 मोलर कंसंट्रेशन का ले लेते हैं, 1% स्टार्च सोल्यूशन लेते हैं, 2.5% सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट ऐसे देखते जाओ, आपको कुछ समझ में आएगा। पहले इसको देखो, मान लेते हैं यहाँ पर पहला बीकर हमने लिया, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 5 ml KI लिया, उसमें 10 ml H2SO4 डाला, 85 ml वाटर, 5 ml स्टार्च का सोल्यूशन है, 10 ml सोडियम थायोसल्फेट है, 10 ml हमारे पास और क्या है आप बताओ, यहाँ पर H2O2, और यहाँ पर तब हमने जो कलर देखा ब्लू कलर 265 सेकेंड में, ऐसा एक मान लेते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीजें कांस्टेंट होने वाली अगले एक्सपेरिमेंट में। देखना ये कंसंट्रेशन 5 ml था, तब वो हमें टाइम क्या मिला, 265 सेकेंड में हमें ब्लू कलर मिला। याद रखना H2SO4 फिक्स होगा, इनकी वैल्यू वाटर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टार्च सोल्यूशन फिक्स होगा, ये फिक्स होंगे और ये फिक्स होंगे। फिर अगला एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, कहा कि काम करते हुए इसको डबल करते हैं। ठीक है, ये 5 ml से काम करते हैं 10 ml कर देते हैं। देखना
H2O2 फिक्स। देखो टोटल सोल्यूशन हमारा 100 ml का करना, तो यहाँ पर याद रखना ये वाटर को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको 5 ml बढ़ाया तो वाटर को हम 80 कर देते हैं 85 से, उससे कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 5 ml स्टार्च, पहले भी था अब भी था, 10 ml Na2SO3 अब भी है, 10 ml H2O2। हमने देखा कि जैसे वहाँ पर रिएक्शन हमने इसको डबल किया तो जो 265 सेकेंड में हमें ब्लू कलर दे रहा था, अब क्या हो जाता है 135 सेकेंड में ही देने लगे। देखें लगभग आधा होने लगा। फिर आगे अब क्या क्या कह रहे हैं वहाँ पर देखें। फिर अगला एक्सपेरिमेंट, अभी पहले में 5 था, दूसरे में 10, अब इसमें 15 कर दिया, और सबके सब जैसे हैं उतने ही हैं, ठीक है। इनको बस 5-5 ml घटाते जाए क्योंकि इनको बढ़ा रहे हैं। तो अब तो 96 सेकेंड में ही आ गया कलर। और क्या काम करते 20 कर दो, 15 तक ही है 20 कर दो, तो 20 किया तो 75। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि वो जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी कि I लिखो, H2O2 लिखा, ठीक है, एसिडिक मीडियम था, जो वहाँ पर I2 प्रोड्यूस हो रहा था। आपको पता है जितना ज़्यादा I2 प्रोड्यूस होगा उतनी जल्दी कलर आएगा। हम इसकी कंसंट्रेशन, इसके वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये भी बढ़ता चला जा रहा है, मतलब रेट बढ़ता चला जा रहा है, कलर जल्दी आ रहा है। इसका मतलब हमें पता है बढ़ाने पर बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, डायरेक्टली कुछ पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसलिए सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड आयोडाइड आयन एंड एसिडिक मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ऐसे कह सकते हैं H2O2, यहाँ पर H+, यहाँ पर लिखने के लिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, ठीक है, इन सब के ऊपर कुछ कर सकता है, लेकिन अगर देखा जाए हम आयोडाइड आयन को 5 ml से 10 ml से 15 ml से 20 ml किए, और जैसे जैसे समय वहाँ पर उसकी मात्रा ही तो बढ़ा रहे वॉल्यूम के रूप में, तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता होगा तो अब बताओ कि वहाँ पर टोटल क्या हो जाता, टाइम पहले से कम आता था। सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इज कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ H, इन सबको तो हमने कांस्टेंट रखा था, ठीक है, कांस्टेंट। द रेट एक्सप्रेस्ड कैन बी एज, हमको पता है जिसको हम रोक देते हैं तो इसका उनकी कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं था जो वहाँ पर टाइम को कम करने लगा। तो हमने कहा कि जिसमें बदलाव किया उसमें आया, तो इनके रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट बराबर रेट कांस्टेंट टू I माइनस के कंसंट्रेशन की पावर कुछ होगी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बढ़ाने पर बढ़ रहा है। अगला एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग देखते हैं, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन सोल्यूशन, हमें हीट ऑफ सोल्यूशन बताना है। हमें क्या बताना है, हीट ऑफ सॉल्यूशंस। और बताया कि यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बना लो, पानी में डाल करके घोलो, देखो हीट निकल रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है। और बताया कि कॉपर सल्फेट आप कोई भी उठा लो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मेन एक फॉर्मूला होगा उसको आप ध्यान देंगे। पहले यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं इसे बता देता हूँ। इन द एक्सपेरिमेंट्स हम एक पॉलीथीन बॉटल यूज करेंगे। हम देख रहे हैं कि क्या हीट इवॉल्व होगी, क्या हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट का चेंज देखने वाले हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। तो हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट होगा, एक पॉलीथीन बॉटल होगा, इज यूज्ड एज कैलोरीमीटर, जहां पर हम टेम्परेचर हीट को नापने वाले हैं। सिंस पॉलीथीन बॉटल इज अ बैड कंडक्टर, वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए हम पॉलीथीन बॉटल ही यूज करते हैं, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, जब हम KNO3 या फिर CSO4 डिजोल्व्स इन वाटर चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। कैसे होगा वहां पर, जैसे आपको पता है पानी लिया, एक उसी में कॉपर सल्फेट डाल दिया, अब आपको देखना है कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, या फिर एब्जॉर्ब किया तो कितनी हीट एब्जॉर्ब की, यही हमारा टारगेट। इसके लिए हम कैसे करेंगे ये आते हैं यहाँ पर। एपरेटस क्या होगा, कहा गया 250 ml का पॉलीथीन, जो प्लास्टिक का बॉटल हमारे पास है वो लगभग आप ऐसा मान के 250 ml का हो, फिल्ड विथ, ठीक है, रबर कॉक होना चाहिए, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे होगा, ऐसे बॉटल है हमारे पास प्लास्टिक का, यहाँ पर रबर का कॉक हो जिसमें 2 होल होने चाहिए, ठीक है, विथ 2 होल्स, 1 फॉर द थर्मोमीटर, एक में हम थर्मोमीटर डाल देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे वहां पर थर्मोमीटर होगा हमारे पास। और बताया गया अदर फॉर स्टेरर, हम यहाँ पर एक हिलाने वाले डंडा टाइप का जहाँ पर होता है स्टेरर वहां पर डाल देते हैं, ठीक है, स्टेरर थर्मोमीटर बीकर्स ये होगा। और इसी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे, याद रखना, उसका टेम्परेचर नाप लेंगे, ठीक है, T1 डिग्री से। फिर जैसे इसको हमने साल्ट डाला, इसमें क्या डाला, यहाँ पर साल्ट, कोई भी साल्ट मान लेते हैं, यहाँ पर KNO3 ये डाल दी, डाल करके स्टेरर से बहुत तेजी से घुमाएंगे और घुमाते यहाँ पर थर्मोमीटर में देखेंगे पहले कितना टेम्परेचर था, यहाँ पर T1 था, तो फिर वहाँ पर देखेंगे बाद में कितना टेम्परेचर, मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचा, फिर मिनिमम कहाँ तक पहुँचा हिलाने के बाद, ठीक है। हम तुरंत उसको काफ़ी तेजी से हिलाते हैं जिससे कि इसको इसमें जाते ही
हीट इवॉल्व कर रहे हैं तो जितना इवॉल्व करे उतना इवॉल्व करे, एब्जॉर्ब करना है तो जितना एब्जॉर्ब करना उतना एब्जॉर्ब करे। फिर इसके बाद थर्मोमीटर में देखेंगे कि टेम्परेचर अब कितना, क्योंकि जब वाटर था तो उसके टेम्परेचर को T1 मान लिया, मान लेते हैं जब यहाँ पर देखा तो टेम्परेचर बाद में कितना हो जाता है T2। तो टेम्परेचर का चेंज अगर देखेंगे तो क्या होगा बताओ, हम कहेंगे भाई T2 माइनस T1। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखने वाले। तो चलो केमिकल सोल्यूशन जैसे KNO3 या फिर कॉपर सल्फेट डिस्टिल्ड वाटर वहाँ पर ले लेते हैं। जो वाटर लेते हैं नॉर्मली डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। अब प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या होगा। प्लेस 100 ml डिस्टिल्ड वाटर, 250 ml का बॉटल लेकर चले तो उसमें 100 ml पानी डाल दो इन द पॉलीथीन बॉटल्स एंड नोट डाउन द इनिशियल टेम्परेचर। और इस समय थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर उसको नाप लो आप, वाटर यूजिंग थर्मोमीटर्स। फिर आपके पास कोई भी है, जैसे मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में 8 ग्राम लिख रहा हूँ, आप x ग्राम भी बोल सकते हो। मान लेते 8 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट एक्यूरेटली ऑन अ केमिकल बैलेंस्ड एड दिस सोल्यूशन दिस टू द वाटर इन द पॉलीथीन बॉटल। अब उसी में हम क्या करते हैं, 8 ग्राम हम KNO3 को डाल देते हैं। डाल करके क्या, स्टायर इज विग्रसली, धीरे धीरे बड़ी तेजी से हिलाना है उसको, एंड नोट डाउन द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचे या फिर घटा तो कहाँ तक घटा है उसको नोट करो। अब देखो यहाँ पर आते हैं ऑब्जर्वेशंस में, वॉल्यूम ऑफ वाटर मान लेते 100 ml वाटर लिया था और वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो आपको 100 ml मतलब 100 ग्राम लिया है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का हम कहेंगे T1 डिग्री सी, और फाइनल टेम्परेचर जो वाटर का जहाँ पर हमने KNO3 को डालकर बड़ी तेजी से हिलाया मान लेते तो T2 डिग्री सी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए टेम्परेचर में कितने का चेंज आया, राइज या फिर फॉल, टेम्परेचर में क्या बदलाव हुआ, बढ़ा या फिर घटा, उसको हम निकालेंगे T2 माइनस T1। ठीक, ऐसे कर लेते हैं। फिर अब आगे आपको क्या बताया गया यहाँ पर, मान लेते हैं वाटर या फिर जो हमारा सोल्यूशन है या फिर वाटर ही मान लेते हैं वहाँ पर। एज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट, या तो आपको क्वेश्चन में देगा ये नहीं तो हम वाटर का ही मान लेते हैं। एक्वा सोल्यूशन वो भी कितना हो जाता है बताओगे, 4.184 जूल पर ग्राम डिग्री सी, ये एस की बात आ जाती है। और याद रखना हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डिसोसिएशन या फिर कह सकते हैं हीट गेन और लॉस। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा है, Q बराबर में क्या पता है MS डेल्टा, यही सबसे मेन है। M क्या है अब बताओ, मास किसका, वाटर का मास। M क्या, S क्या है स्पेसिफिक हीट, पूरे सोल्यूशन का दिया है क्वेश्चन तो वो रखो, नहीं तो वाटर का ही उठा के रख देते। और डेल्टा T आपको पता है यहाँ पर T2 माइनस T1, इससे हमें पता चल जाएगा वहाँ पर हीट इवॉल्व हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई, Q का वैल्यू वही आपको बताया क्या हो जाएगा MS डेल्टा T, डेल्टा T को T2 माइनस T1 लिखा। और मास कितना है वाटर का 100, स्पेसिफिक हीट कितना है 4.18, टेम्परेचर चेंज जितना। तो इन सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लिखना चाहें तो A जूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, A जूल। तो अब यहां पर अगर वो A जूल है मतलब इसे वैल्यू दे दिया MS डेल्टा T को इतना जूल। सनी रोकना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो हमारे पास क्या हो जाता है MS डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें S क्या हो जाता है वाटर का जो मास है, और S की बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, T2 माइनस T1 मतलब पहले जो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस पहला टेम्परेचर, इसको हम A जूल मान लेते हैं। और यहाँ पर याद रखना कि ये यहाँ पर आया, और यहाँ पर अगर देखें तो आपको पता है कि ये जो यहाँ पर हीट आया वो कितने ग्राम का आया, आपको पता है हमने कितना ग्राम डाला था 8 ग्राम। अब ऐसा कह सकते हैं 8 ग्राम ऑफ KNO3 को जब हमने वहां पर डाला था, KNO3 को डाला तब वहां पर कितनी हीट आई है, आप ऐसा कह सकते हैं A जूल आया था। अगर हमसे पूछा जाए 1 ग्राम ऑफ KNO3 का हीट कितना आ जाएगा तो आप बताओगे A जूल। A जूल का मतलब यही, आप A जूल लिखो या फिर MS डेल्टा T लिख दो एक ही जहां पर, तो आप A/8 बोल सकते हो। लेकिन आपको पता है ये 1 ग्राम का हिसाब है। अगर हमसे पूछा जाए 1 मोल, तो हमें पता है कि 1 मोल में कितना मास होगा जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। KNO3 का 1 मोल का मास हो जाता है 101। तो अगर हम यहाँ पर देखें फॉर 1 मोल ऑफ KNO, तो अगर 1 मोल KNO3 हम डालते हैं वहां पर तो आपका फॉर्मूला आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा A/8, ये तो 1 ग्राम का हुआ, और 1 मोल में कितना ग्राम हो जाएगा 101, तो बताओगे 101, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आपका जूल पर मोल हिसाब आ जाएगा। ठीक है, जूल पर मोल यहाँ पर आ जाता है। वही आपको बताया गया हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ KNO3 इज डिजोल्व इन द वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, हो जाएगा ये फॉर्मूला A × 101/8,
लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे आपको मैंने प्रोसीजर बताया, आपको प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं। अब मैं आपको जो यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ हीट ऑफ सॉल्यूशन का, वो आप लिखना बस, ठीक है। समझाने के लिए जो भी समझाया, अब आपको वहाँ पर वो फॉर्मूला लिखना है। अब बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन। जब हीट ऑफ सॉल्यूशन पे आते हैं तो याद रखना, यहाँ पर मैंने कहा ए, यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इनिशियल में कितना था और फाइनल में, ये यहाँ पर अपान, यहाँ पर आप बात कर सकते हो, मैंने 8 लिखा था, 8 क्या था, मास। अब बताओ कि यहाँ पर आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्ट, जो भी हमारे पास वहाँ पर है सॉल्ट वो, ठीक है, जितना मास आपको दिया गया है, इनटू आप बताओगे यहाँ पर क्या, मॉलिक्यूलर वेट, उस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट, इतना आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर हीट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स पूछता है तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, m वाटर का मास है, s स्पेसिफिक हीट है सॉल्यूशंस का, डेल्टा टी आप बताओगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, अपान जितना भी मास लेकर के आप वहाँ पर उसको, वहाँ पर रिएक्शंस में आप हीट को नाप रहे थे, और यहाँ पर जिस सॉल्ट की आप वहाँ पर हीट ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे कर देना, आपका क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यही बताया गया, इतना जूल पर मोल आपका आ जाएगा। अब जैसे आप मान लेते हैं, अगला आपको पूछा गया, आपको अगर वहाँ पर कॉपर सल्फेट दे दिया, जो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट 249.5 है, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं m इंटू, एक ही यहाँ पर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, अपान जो भी मास है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में 8 ग्राम का बताया था, तो उसमें x ग्राम जो भी है उसका मास इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये कर देना। चलो एक और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, हम इसको आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और उस दौरान अगर हमसे वहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, तो उसको भी समझते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये कहता है टू डिटरमाइन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH। तो क्या होगा, थ्योरी बताएगी, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ पॉलीथीन बॉटल इज यूज्ड एज अ कैलोरीमीटर। यहाँ पर भी सेम वही पॉलीथीन बॉटल का ही हम यूज करेंगे हीट को नापने के लिए। सिंस पॉलीथीन इज अ वेट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इट इज एज्यूम दैट द हीट इवॉल्व व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with sodium hydroxide solution is used in raising the temperature of the solutions। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम क्या कैसे देखें, मेन फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगा, उसको ध्यान देना, ऐसे एक बार सुन लें सबको। अपरेटस हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, कह रहे 250 ml या फिर 500 ml का पॉलीथीन का बॉटल ले लिया, ठीक है, फिल्ड विथ अ रबर कॉक, वही सेम चीज, और उस पर 2 होल कर देना, एक पे थर्मोमीटर डाल देना, थर्मोमीटर, और एक में एक वहां पर स्टायरर डाल देना, 1 थर्मोमीटर एंड द अदर इज स्टायरर, थर्मोमीटर, उसके बाद बीकर से सब लेके चलेंगे। मान लेते हैं हमारा जो HCl है 1 मोलर का HCl है और 1 मोलर का NaOH है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, और दोनों का 100 ml लेंगे। प्रोसीजर में क्या बताया गया आपको, टेक 100 ml 1 मोलर HCl इन अ बीकर, कूल अंडर द टैप वाटर, ठीक है, हम 100 ml HCl लेकर के और उसको क्या करते हैं, वहां पर उसको ठंडा करते हैं, ऊपर से सब पानी डालते हैं, जिससे कि पहले अगर कोई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ठीक है। 100 ml उसमें डाल दिए बॉटल में, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने मतलब वहां पर पानी में से रख देते हैं, ठीक है, ऐसे ठंडे पानी में, सब लोग कहते हैं गर्म कोई भी दूध हो उसको क्या करते हैं, ठंडा कराते हैं ना, वहाँ पर पानी में से डाले रहते हैं ऊपर से ग्लास को, तो जिससे वो धीरे धीरे क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। वैसे हम क्या कहते हैं 100 ml HCl लेते हैं, उसको भी ऐसा टैप वाटर में इसको रख देते हैं, जिससे वो ठंडा हो जाए, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, नोट डाउन द टेम्परेचर, और उसका हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, मान लेते हैं T1। ऐसे ही सेम NaOH के साथ करते हैं, टेक 100 ml NaOH इन अ बीकर्स एंड कूल इट आल्सो द टैप वाटर सो दैट द अटेन द रूम टेम्परेचर, नोट डाउन द टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर को नापा, क्योंकि ये 2 लोग हैं, इसका T1 डिग्री सी, इसको मान लेते हैं T2 डिग्री सी, ऐसे दोनों टेम्परेचर को नाप लिया। अब क्या करेंगे बताओ, कह रहे डिसोल्यूशंस ऑफ NaOH इन वाटर, और हमेशा से आपको बताऊंगा डिसोल्यूशन NaOH इन वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक वैसे भी आपको पता है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बताया गया फर्स्ट ट्रांसफर 100 ml 1 मोलर HCl इनटू द पॉलीथीन बॉटल। अब जो पॉलीथीन बॉटल में तैयार किया, पहले उसमें 100 ml HCl को डाल दिया, ठीक है, एंड 100 ml कूल्ड NaOH सोल्यूशन को भी डाल दिया गया इमीडिएटली, तुरंत उसके बाद, एंड फिक्स द कॉर्क कंटेनिंग थर्मोमीटर। उसके बाद जो उसके ऊपर ढक्कन था कॉर्क, उसको कंटेन, उसको रखा, थर्मोमीटर वहाँ पर डाला ही है, उसके बाद तुरंत उसको तेजी से हिलाते, हिला करके फिर से थर्मोमीटर में देखेंगे टेम्परेचर कितना राइज किया, जिससे हम निकाल सकते हैं T2 - T1, ठीक है।
स्टायरर द सोल्यूशन विल नोट द मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड। फिर इसको इतना अच्छे से हिलाते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर तक रीच हो उसको पता चले। अब आते हैं अपने कैलकुलेशन वाले हिसाब। शुरू में मान लेते हैं HCl का जो टेम्परेचर था वो T1 डिग्री सी, NaOH का T2 डिग्री सी। अब हम इनका एवरेज निकालते हैं क्योंकि शुरू में तो हम एसिड और बेस दोनों को मिला है, ये तो उनका, तो हम कहेंगे T1 प्लस T2/2 कर देंगे, मान लेते वो T डिग्री से आया, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर का एवरेज। फिर वॉल्यूम HCl का 100 ml था, वॉल्यूम NaOH का 100 ml था, और जब उनको बड़ी तेजी से दोनों को मिला करके 100 ml जब वहाँ पर मैक्सिमम हिलाएं उसको वहाँ पर, तब पता चला जो मैक्सिमम टेम्परेचर में देखने को मिला नोट हो क्या, T3 डिग्री सी। अब याद रखना यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होने वाला है, आपको कह रहे हैं हीट एब्जॉर्ब बाय द पॉलीथीन बॉटल इज निग्लेक्टेड बिकॉज इट वेरी स्मॉल। अगर वो जो हीट वहाँ पर प्रोड्यूस है, अगर थोड़ा बहुत पॉलीथीन बॉटल ने भी एब्जॉर्ब किया तो उसको हम ना के बराबर मान के चलते हैं। अब कह रहे हैं लेट अस एज्यूम द डेंसिटी 1, मान लेते अगर इनकी डेंसिटी 1 है तो 100 ml लेके चले थे HCl 1 मोलर वाला, तो इसका मास मान लेते 100 ग्राम, और ऐसे NaOH का भी 100 ग्राम मान लेते, मतलब पूरा टोटल सोल्यूशन जो हमारे पास तैयार हुआ 100 ml मतलब 100 ग्राम का मान लेते 200 ग्राम हो जाता है, ठीक है। फिर अब आपको यहां पर कहता है कि क्या होगा, लेट स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉल्यूशन बिकम 1 यूनिट। अब मान लेते हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक हीट है सॉल्यूशन की, जो S की वैल्यू है उसको 1 मान लिया जाता है। फिर क्वेश्चन में अगर देगा तो उसको रखेंगे, नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। हीट गिवन, ठीक है, हीट गिवन आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो भी हीट निकला हमारे पास एक ही फॉर्मूला और कुछ नहीं है, वो Q बराबर MS डेल्टा T आ जाता है, ठीक है। तो अब हम देखें मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइजिंग टेम्परेचर, मास कितना होगा, दोनों का 100 ग्राम मतलब 200 ग्राम, और वहां पर स्पेसिफिक हीट S को मैंने 1 बताया, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, फिर क्वेश्चन में कुछ दिया तो उसको रखेंगे। और याद रखना डेल्टा T को क्या करेंगे, ये क्या था, उन दोनों टेम्परेचर का एवरेज था, T डिग्री माना गया था, और ये फाइनल टेम्परेचर जो रीच किया था वो T3, तो फाइनल ये था, इनिशियल उन दोनों का एवरेज था, इसलिए T3 माइनस T कर लेते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर फिर से 200, और अगर मान लेते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक हीट को हमने वहाँ पर 4.18 रख दिया, अगर क्वेश्चन में देता है, अगर वहाँ पर ऐसा कुछ होता है 4.18 अगर रख लेते हैं, मान लेते हैं तो T3 माइनस T1 जूल, तो आप बताओ कि इसको A जूल बोल देते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे अब इसको बोल सकते हैं कि 100 ml किसी से 100 ml ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए A जूल, या फिर कह सकते हैं MS इंटू डेल्टा T, ठीक है, इतना हीट इवॉल्व हुआ, तो 1 ml के पीछे क्या हो जाएगा बताओ, 1 ml HCl के पीछे, तब बताओगे MS डेल्टा T अपॉन 100, ये 1 ml। और अगर 1 लीटर का होता तो फॉर 1 लीटर, तो आप बताओगे मतलब 1000 ml की बात कर रहे हैं, 1000 ml, तो आप बताओगे यहाँ पर MS डेल्टा T अपान, तो ये 1 ml का हिसाब था, फिर 1 ml का हो गया, फिर जितने का पूछा था उतने से गुणा कर दो, अब बताइए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओगे MS डेल्टा T इंटू 10, ठीक है, इतना जूल आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे फॉर्मूले को देख सकते हो, भाई आपको बताया 1 ml के लिए आपको फॉर्मूला बताएगा, आप देख रहे हैं A/100, A के लिए क्या बोला गया, ये जो MS डेल्टा T था जो मैंने लिखा उसने A बोल दिया। और उसके बाद अगर यहाँ पर आते फॉर 1000 ml, तो मैंने आपको सॉल्व किया, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A अपान इतना, तो हमारा क्या था अभी इतने को तो 1 ml का 1000 का पूछा गया, गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इतना, तो 10 इंटू A, इतना जूल आएगा। तो A क्या है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं फॉर 1000 ml ऑफ 1 मोलर HCl की बात आएगी, तो हम यहाँ पर 10 तो लिखेंगे ही, ठीक है, 1 लीटर की बात आ रही है 1 ml, और A की जहाँ पर मैंने कहा हम लिख सकते हैं MS इंटू डेल्टा T, इतना जूल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब A अगर आपको बाद में लगे ये A क्या है, तो MS डेल्टा T को ही क्या बोल दिया गया यहाँ पर A, ठीक है, ऐसे A बोला गया था, ठीक है। चलो ये भी हो गया यहाँ पर। अब अगला एक्सपेरिमेंट है प्रिपेयर क्रिस्टलाइन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर फेरस अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें बनाने हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल से यहाँ पर याद रखना हमें क्या क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे अगर बोला जाए फेरस अमोनियम सल्फेट, अब बताओगे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2 और यहाँ पर इसे वाटर। तो ये आपको बताया कि इसको बनाना है, तो आप बताओगे यहाँ पर सेम मोल, 1 मोल FeSO4.7H2 यूज करेंगे और 1 मोल क्या यूज करते हैं NH4 का होता है SO4, मिला देंगे, ये बनके तैयार हो जाता है।
तो इसकी थ्योरी को सुन लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कह रहे मोहर साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिजोल्विंग इन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट 1 मोलर, एंड अमोनियम सल्फेट ये ले लिया, इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम मात्रा में वाटर का यूज करेंगे, कंटेनिंग लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड, इवोपोरेटिंग द रिजल्टिंग सोल्यूशन, फिर पूरे सोल्यूशन को इवोपोरेट करते, हीट करते और तब तक हीट करते जब तक वो क्रिस्टल ना बन जाए, इवोपोरेटिंग द रिजल्टिंग सोल्यूशन टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट एंड देन कीपिंग इट asides for cooling undisturbed when light blue crystals of ferrous ammonium sulfate। पहले क्या करते हैं आपको पता है, इक्विमोलर फेरस सल्फेट यहाँ पर हाइड्रेटेड यूज करते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं अमोनियम सल्फेट और थोड़ा सा वाटर डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं यूज करते। उसके बाद उसको पहले हीट करते हैं और हीट करते रहते हैं, तब तक हीट करते हैं जब तो वहाँ पर क्रिस्टल ना बनने लगे, और जब क्रिस्टल बनने लगे उसको आराम से छोड़ देते हैं और वेट करते हैं जब तक वहाँ पर आपको बताया कि ब्लू क्रिस्टल ना बन जाए वहाँ पर, ठीक है। तो आप बताओगे तब जाकर के हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट बनेगा, फिर इसको हम अलग कर सकते हैं। फिर अगला आपको बताया था टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ द पोटास एलम, जिसको कहते हैं फिटकरी। तो फिटकरी के लिए यहाँ पर वही आपको बताया फॉर्मूला क्या चलता है, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये चलता है। और इसमें भी देखा जाए इक्विमोलर ये सब यूज हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ कौन सा, पोटेशियम सल्फेट ये, एल्युमिनियम सल्फेट ये, इज हीटेड टू क्रिस्टलाइन पॉइंट एंड देन कूल्ड, पहले उसको उसके जब तक क्रिस्टल ना बन जाए तब तक हीट करते हैं और जब क्रिस्टल बन जाए रुक जाओ तब, अब धीरे धीरे ठंडा करते हैं, अनडिस्टर्ब कलरलेस ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स ऑफ पोटास एलम सेपरेटेड आउट। पहले गर्म करना है इनको मिला करके थोड़ा सा वाटर, उसके बाद जब वो क्रिस्टल बनने लगे तो रोक दो वहाँ पर, अब धीरे धीरे ठंडा कर लो, तब बताओगे वहाँ पर आपका जो भी फाइनल सोल्यूशन कलरलेस बनेगा व्हाइट कलर का, वो आपका पोटास एलम जिसको फिटकरी कहते हैं वो बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे हैं अच्छे पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम कुछ रिएक्शंस होंगी जो हम लोग ऑर्गेनिक में देखें, कुछ रिएक्शंस यहाँ पर आपके लिए नहीं होंगी, ठीक है। कह रहे एसिटानाइलाइड बना के दिखाओ, और ये नहीं कहना कि एसिटानाइलाइड हम नहीं बना पाएंगे। एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते थे और क्या बन जाएगा, एसिटानाइलाइड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब एनिलीन की रिएक्शंस, आपको बताया क्या थ्योरी, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, एलिनीन का जब हम एसिटाइलेशन कराते थे विद एसिटिक एनहाइड्राइड्स तो एसिटानाइलाइड बन के तैयार हो जाता है। जैसे आपको बताइए एनिलीन है ये, तो मैंने कहा इसको ऐसे तोड़ो, ये माइनस और प्लस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास 2 H है ना, एक H को नीचे लिख दो ऐसे, मैंने कहा था इसे तोड़ देते, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इसके H+ को भेज देते हैं इनके साथ, तो ये वाला हिस्सा ला करके यहाँ पर जोड़ देते हैं। और अब बताओगे NH से आके जुड़ जाएगा कौन सा, ये, इसलिए कहते हैं NHCOCH3, NHCOCH3 यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। और ये जब हम एनिलीन की पावर को डिक्रीज करना चाहते थे तब उसका एसिटाइलेशन कराते थे, एसिटाइलेशन करा के आपको बताया है एसिटानाइलाइड बनता था, ठीक है, एसिटानाइलाइड्स बन के तैयार हो जाता था। फिर आपको कहता है फ्रेशली डिस्टिल्ड एनिलीन इज पेल स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड विथ darkened with the time due to the partial oxidations by atmospheric oxygen, either use freshly distilled aniline or reduce the dark brown aniline। देखो इसका मतलब क्या, एनिलीन लेके चलना पड़ रहा है हमें, लेकिन अगर एनिलीन लेकर के चले, अभी रिएक्शन आपने स्टार्ट नहीं किया, तो धीरे धीरे क्या हो सकता है, जो आपका एनिलीन है ना, जो एनिलीन है आपका, वो धीरे धीरे वहाँ पर एयर से रिएक्शन करके वो वहाँ पर ऑक्साइड अपना बना लेगा। फिर आपको वहाँ पर क्या करना, फिर से दूसरा एनिलीन लेना पड़ेगा। नहीं तो इससे अच्छा हम एक काम ये कर सकते हैं, जिंक डस्ट भी यूज करते हैं, तो जिंक डस्ट जो भी इसका ऑक्साइड फॉर्म होगा उसका रिड्यूस करके फिर से क्या कर देते हैं, फिर से वहाँ पर एनिलीन का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, एनिलीन, एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लेशियर एसिडिक एसिड, मतलब नॉर्मल एसिडिक एसिड यूज करेंगे, जिंक डस्ट, तो इसमें कुछ बताना नहीं। ऑर्गेनिक में जहाँ पर नई रिएक्शंस होगी देखें, वहाँ पर देखेंगे। कह रहे टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एसिटानाइलाइड्स, कैसे बनाते बताओ, एसिटानाइलाइड बना हुआ है, उसी का हम क्या कर देंगे, एसिटानाइलाइड ये, ठीक है, NHCOCH3, हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन करा देंगे। नाइट्रेशन किससे कराते बताओ, H3, नाइट्रेशन कराने के लिए हम HNO3 और H2SO4 ये तो यूज करते थे। यहाँ पर क्या निकल के आएगा, NO2, और NO2 जाकर कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर पैरा पे जाकर इसको जोड़ देगा और बन जाएगा पैरा नाइट्रो एसिटानाइलाइड। बस वही बताना है और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक। एसिटानाइलाइड था, अब बताओगे यहाँ पर कंसर्न H2SO4 HNO3 से रिएक्शंस कराया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। रिएक्शंस में अगर आप देखें
ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पे ज़्यादा भेजेगा, पैरा नाइट्रो एसिटानाइलेट 80% और ऑर्थो नाइट्रो एसिटानाइलेट 20% बन जाता है। सब कुछ ऑर्गेनिक में पढ़ाया जा चुका है, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया गया। और टेस्ट ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल की टेस्ट देखते हैं क्या नया आपको मिलता है यहाँ पर। एल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडियम से कराते कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कह रहे हैं कि कोई भी एल्कोहल होगा, सोडियम से रिएक्शंस कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता, तो इसके एसिडिक कैरेक्टर को बताता है। कंफर्म है? कह रहे हैं ब्रिक्स इफरवेंसेस, जो बड़ी तेजी से के साथ एक गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस कम्स आउट। जब एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम मेटल से कराते थे। एस्टर के साथ रिएक्शन कराया, बताओ आपको याद है? एल्कोहल की रिएक्शन बताया था, एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम एस्टर वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दे, ठीक है, और आपको क्या बताया था वहां पर? एनहाइड्राइड से करा दे, और एक तीसरा बताया था एसाइल क्लोराइड से करा दे, तो उसका स्टेरिफिकेशन होता था। वही एस्टर टेस्ट की बात कर रहे हैं, जब एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, मैंने कहा था इसका H और इनका क्या OH निकलता था, एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल रिएक्शंस थी, तो यहाँ पर एस्टर बन जाएगा। और एस्टर को हम उसके स्मेल से पहचान सकते हैं, कैसा स्मेल होता है? फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एल्कोहल के लिए कह रहे हैं कि आइडोफॉर्म रिएक्शंस, मैंने आपको वहां पर बताया था, अगर ऐसा एल्कोहल आपको दिखे RCHOHCH3, ये था, याद है? ये था। और यहां पर मैंने कहा R आपका H भी हो सकता है, तो अगर यहां पर इथेनॉल की बात करते हैं, यही तो हुआ RCHOHCH3। मैंने कहा ऐसा सेटअप है, तो KOI NaI इनसे रिएक्शंस करके क्या करेगा? आपको बताए इनको पहले ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड, फिर फर्दर इनके रिएक्शंस करके आपको बताए यहाँ पर एलो प्रेसिपिटेट देगा CHI3, और यहाँ पर बचे हुए का एसिड बना देता है। या फिर आपको ऐसा कहता है इसका ऑक्सीडेशन करा दो, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड में मैंने कहा था वो वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। आप बताएंगे HCOCH3, ये भी तो देता था, और N2NaOH रिएक्शंस कराएंगे तो आइडोफॉर्म, एलो प्रेसिपिटेट। तो ये सारी चीजें पढ़े हैं। लुकास टेस्ट याद करो, प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शंस नहीं करता था, कोई टर्बिडिटी वहां पर नहीं आता था। सेकेंडरी से 2 से 5 मिनट बताया था, और टर्सरी से इमीडिएटली, बस वही तो है लुकास टेस्ट। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन HCl ZnCl2 लुकास रीजेंट कहते थे। नो रिएक्शंस, नो क्लाउडीनेस, मतलब नो टर्बिडिटी। लेकिन ये सेकेंडरी है, ये रिएक्शंस करेगा, और आपको बताया टर्बिडिटी 2 से 5 या फिर आफ्टर 5 मिनट, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा समय लेगा 2 से 5 मिनट का। और ये कौन सा है बताओ? टर्सरी अल्कोहल। और टर्सरी की अगर हम बात करते हैं, टर्सरी अल्कोहल आपको बताया इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो इमीडिएटली टर्बिडिटी देता था, ठीक है। टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, कहीं पर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, उसकी अगर टेस्टिंग करें तो ये रिएक्शंस आपके लिए अभी के लिए नया होगा, ठीक है। ये अभी एक रिएक्शन हमें मिली ऑर्गेनिक की जो नई होगी। कह रहे अगर फिनोल की रिएक्शन FeCl3, ठीक है, किससे कराते हैं? फेरिक क्लोराइड। फिनोलिक ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट है कि नहीं, उसकी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं यहाँ पर फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो बताया गया यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेरिक फिनोक्साइड्स एक वायलेट कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाता है। जैसे वायलेट कॉम्प्लेक्स बना, हमने तुरंत कहा कि यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ब्रोमीन टेस्ट, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, वहां पर क्या करते हैं हम? ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं। और जब ब्रोमीन वाटर का वहां पर यूज करेंगे, यहाँ पर याद रखना हमारे पास ब्रोमीन भी है और ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर यहाँ पर जाकर के रिएक्शंस करेगा, और आप बताएंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये भी रिएक्शन रिपीटेड है, मैंने आपको वहां पर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, फिनोलिक नहीं, यहाँ पर एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम याद करते हैं, यहाँ पर ठीक एल्डिहाइडिक ग्रुप, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं, इसके लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहला टेस्ट होगा सिप्स टेस्ट। और सिप्स टेस्ट में याद रखना कि एल्डिहाइड क्या कर जाता है? एक सिप्स रिएजेंट होता है, सिप्स रिएजेंट से एल्डिहाइड रिएक्शन करके पिंक कलर या फिर मेजेंटा कलर देता है। अगर हमने देखा कि सच में वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है, अगर सिप्स रिएजेंट से रिएक्शंस कराएं और पिंक या फिर मेजेंटा कलर देगा, तो हम वहां पर कह देंगे कि यहां पर एल्डिहाइड कंफर्म है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको यहां पर कहता है टॉलेंस टेस्ट। क्या नेक्स्ट बताता है आपको? टॉलेंस टेस्ट। और ये भी पुराना है, वहां पर सब कुछ पढ़े। एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर टॉलेंस रिएजेंट से कराते हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट, तो आपको पता क्या हो जाता था? सिल्वर मिरर टेस्ट हमें देखने को मिलता था। वहां पर आपको पता है क्या? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो वहां पर सिल्वर का प्रेसिपिटेशन हो जाता था, और वहां पर क्या हो जाता? अमोनिया गैस भी बनती थी।
ये सब एल्डिहाइड के ही तो रिएक्शन है, कीटोन नहीं देता था। फेलिंग टेस्ट याद आया? फेलिंग टेस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फेलिंग टेस्ट में मैंने आपको बताया था ये भी एल्डिहाइड के लिए कॉपर 2+ आयन था, बेसिक मीडियम रिएक्शंस करेगा तो आप बताओगे यहाँ पर इनका एनायन बन जाता था, और साथ साथ आपको होता है Cu2O जो कि क्या हो जाता था, आप बताओगे रेड ब्राउन पीपीटी बनाता था। क्या बना था? रेड ब्राउन पीपीटी बनाता था, जो यहाँ पर आपको बताया गया रेड प्रेसिपिटेट फिर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। दिस टेस्ट इज गिवन बाय द एलिफेटिक एल्डिहाइड, याद रहे कौन सा, ये पूरी लाइन वहां पर एनसीईआरटी के। एरोमेटिक के लिए ये नहीं देता, लेकिन टॉलरेंस रीजन एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी वहां पर क्या कर जाता था, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता था। हेंस इट कैन बी यूज्ड टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। कौन सी की बात कर रहे हैं? फेलिंग सोल्यूशन, अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड है, डिस्टिंग्विश करना है तो एलिफेटिक के साथ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा और एरोमेटिक के साथ नहीं देने वाला। चलो कीटोन वाली रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन हमारे लिए नया होगा, ठीक है, ये वाली रिएक्शन हमारे लिए यहाँ पर नई होगी। टेस्ट फॉर कीटोन कह रहे हैं कि मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट। हमारे पास कोई भी कीटोन है, आप देख रहे हो मेटा 1,2 ऐसे कहते हैं 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, इनके साथ जब रिएक्शंस होगा तो वायलेट कलरेशंस, तो वहां पर वायलेट कलर बन जाएगा। तो अगर आपका कीटोन है तो हम मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शंस करेंगे तो वायलेट कलर तो बनेगा, लेकिन बनते तुरंत उसका कलर फेड अवे, मतलब वो फिर से गायब होने लगेगा। फिर नेक्स्ट यहां पर हम आते हैं, आपको बताइए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा यहाँ पर? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट की अगर बात करते हैं, ये भी हम किसके लिए कर रहे हैं? कीटोन के लिए। कीटोन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से कराते हैं और उसमें नाइट्रोप्रोसाइड को डाल करके कीटोन को हम शेक करते हैं। अगर रेड कलर आ जाएगा तो आप बताओगे कि वहां पर कीटोन कंफर्म है। तो कीटोन के लिए हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ये भी नया था, वहां पर नहीं पढ़े थे ऑर्गेनिक में, ये भी नहीं पढ़ा था। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किसके लिए करते हैं? कीटोन के लिए किया जाता है। हमसे पूछा जाएगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट किसके लिए करते हैं? कीटोन के लिए करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा, तो ये भी देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट पुरानी रिएक्शंस है, मैंने कहा था कि फिनॉल और अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शंस नहीं करते थे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शंस वही करता था जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए आप बता है कि यहाँ पर रिएक्शंस करके एक गैस बड़ी तेजी से निकलती है, वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। सब कुछ रिपीटेड रिएक्शंस है। दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल इनसे रिएक्शंस नहीं कर पाता था, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड कर ले जाता था। इसलिए बताया कि अगर कभी हमसे बोला जाए कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल है, दोनों एसिड है, कौन अगर डिस्टिंग्विश करना उसमें से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन फिनॉल है, तो हम वहां पर उसकी रिएक्शन NaHCO3 से करा देंगे, और NaHCO3 से जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फिर अगला आता है एस्टर टेस्ट। अभी ऊपर हम पढ़ के आए अल्कोहल के लिए, वही सेम चीज। आप बताओ कि एस्टर टेस्ट की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शंस करता है एसिडिक मीडियम में। तो आपको पता है इनका OH और इनका H जाता था और बन जाता था फ्रूटी स्मेल, मतलब एस्टर बन के तैयार हो जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको कहता है टेस्टर फॉर अमीनो ग्रुप्स। अमीनो ग्रुप्स की टेस्ट की बात करते हैं, और सारी चीजें देखना जो आपने ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ी है, बस उसी पे आपको फोकस वहां पर अच्छे से करना है। बताइए कार्बाइल अमीन रिएक्शंस फॉर प्राइमरी अमीन। बताओ, याद है कार्बाइल अमीन रिएक्शंस का यूज किया जाता था प्राइमरी अमीन के लिए। मैंने आपको कहा था अगर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ KOH कराते थे तो एक बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल वाला सब्सटेंस बनता था, जिसको कहते थे वहां पर आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल अमीन। तो इसके स्मेल से ही पहचान जाते थे भाई यहाँ पर कोई और नहीं, प्राइमरी अमीन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डाई टेस्ट ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। अगर डाई टेस्ट करें हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, तो आपको पता है डाई टेस्ट ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हम क्या करते हैं, पहले एरोमेटिक अमीन हो गया, ये आपको पता ही हमारा एनिलीन है, और एनिलीन की रिएक्शन हमने करा दी किससे? एनिलीन है, इसकी रिएक्शन आपको पता है यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, अगर आपको याद हो 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर पे। तो ये बेंजीन हमारा जो एनिलीन है कन्वर्ट हो जाएगा किस में? यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम। सब कुछ पढ़ चुके और एक बार नहीं कई बार पढ़े, डायजोनियम क्लोराइड। इसलिए ऑर्गेनिक वाली जो रिएक्शन आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक में उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं।
अगर उससे रिएक्शंस कराते हैं तो ऐसा कुछ वहां पर होता है। अब ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड्स हमारा बना हुआ है, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड जो हमारा बना हुआ है, अब इसकी रिएक्शंस हम करा देते हैं यहाँ पर बीटा नेप्थॉल से। किससे कराते हैं? बीटा नेप्थॉल से। और बीटा नेप्थॉल्स में आपको पता है यहाँ पर कपलिंग रिएक्शंस होगी, अगर आपको याद हो, ये फिनोल वाला ही तो ग्रुप हुआ यहाँ पर, तो इसका पैरा पोजीशन तो ये है, वो तो बिजी है। तो अब आर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, ये यहाँ पर Cl और ये H हट जाएगा और ये डाइज़ोनियम ग्रुप बनाकर इस कार्बन को कनेक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड्स कपलिंग रिएक्शंस करा रहे हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डाइज़ोनियम ग्रुप इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका अगर पैरा पोजीशन खाली होता तो पैरा पे पहले जाता, क्योंकि ये जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ पर जो डाई बनेगा वो ऑरेंज डाई। और याद रहे जब हम एनिलीन की रिएक्शंस वहाँ पर डाइज़ोनियम 60 बना लिए थे, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड्स बना हुआ था, उसकी रिएक्शन किससे कराए थे? वहाँ पर फिनोल से, तब भी ऑरेंज डाई बना था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। नाइट्रस एसिड टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एलिफेटिक अमीन्स के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट। और नाइट्रस एसिड की बात करते हैं तो आपको बता वहाँ पर क्या हो जाएगा, HNO2 की बात कर रहे हैं। कहा गया द 3 टाइप्स ऑफ अमीन्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ नाइट्रस एसिड, और उसमें आपको बताया गया ब्रिस्क इफरबेंसेस, फास्ट और विग्रस इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस विथ अ क्लियर सोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड, देन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ प्राइमरी अमीनो ग्रुप्स। देखो, अगर आपको याद हो मैंने कहा था अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस करेगा। एक पल के लिए डाइज़ोनियम 60 तो बनाता, लेकिन डाइज़ोनियम 60 स्टेबल नहीं होता, वो तुरंत के तुरंत क्या कर जाता है, वहां पर डिसोसिएट होकर के एल्कोहल बनाएगा, और याद रखना वहां पर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। इसलिए अगर वो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते ही मैंने कहा था कि वहां पर याद रखना कि आपका एल्कोहल बनेगा और एक बड़ी तेजी से गैस इवॉल्व होगा। क्या नाम चलता है उसका? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रही है, एलिफेटिक कोई भी अमीन था, अगर उससे रिएक्शंस करके नाइट्रस एसिड से, तुरंत समझ लेना वो कोई और नहीं, कौन था? प्राइमरी अमीन था। ठीक है, कौन है? प्राइमरी अमीन। फिर कहता है इफ येलो ऑयली लेयर, क्या बन जाता है? इफ अ येलो ऑयली लेयर इज फॉर्म्ड द कंपाउंड इज सेकेंडरी अमीन। द कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया प्राइमरी सेकेंडरी अमीन का, तो यहाँ पर मैंने आपको रिएक्शंस बताया तो इसका H, इसका OH हट जाएगा और NO ग्रुप जाकर के यहाँ पर वो येलो ऑयली लेयर बनती है। ठीक है, येलो ऑयली लेयर वहाँ पर बनती है, जो हमें ध्यान देना। कहा गया अगर वही टर्सरी से कराते हैं, इफ नो विजिबल चेंज इज ऑब्जर्व, मतलब बाहर से देखने पर आपको कोई भी विजिबल चेंज नहीं मिलता है। तो प्राइमरी अमीन के साथ हमने क्या देखा? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बड़ी तेजी के साथ एक गैस निकलेगी, वो नाइट्रोजन गैस। सेकेंडरी अमीन के साथ अगर कराएंगे नाइट्रस एसिड की रिएक्शन तो ऑयली येलो कलर का ऑयली लिक्विड बनेगा। और आपको कहता है यहाँ पर लास्ट अगर टर्सरी अमीन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं, तो हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में अगर बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, अगर प्राइमरी अमीन के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी वहाँ पर पढ़ा है आपको। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब बताओगे ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये प्राइमरी अमीन है। मैंने कहा था इसका Cl हटेगा इसके एक H के साथ, तो आप बताओगे यहाँ पर बन जाएगा ये, और ये H+ की वजह से क्या हो जाएगा? एसिडिक। इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये नया लग रहा है इसका मतलब आपने ऑर्गेनिक अभी पढ़ी नहीं। ठीक है, NaOH से रिएक्शंस कराएंगे तो इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक H है, तो एसिडिक H होने की वजह से वो क्या कर देता है? बेस में सॉल्युबल होकर के ऐसा कुछ कंपाउंड्स बना देता है। फिर नेक्स्ट आपको कहता है अगर सेकेंडरी अमीन लेकर के चले तो सेकेंडरी अमीन भी रिएक्शंस कर ले जाएगा। आपको बताया गया सेकेंडरी अमीन, क्योंकि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शंस करने के लिए अमीन के पास का H होना जरूरी है। सेकेंडरी अमीन है, रिएक्शन तो हो गए, लेकिन अब इसके पास कोई H नहीं बचा, इसलिए ये अब बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल इन NaOH। वही टर्सरी की अगर बात करते हैं, यहाँ पर टर्सरी अमीन है तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शंस करने के लिए नैन के पास H होना चाहिए, और कोई भी H हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो बताओ ये टर्सरी अमीन होगा और ये कोई रिएक्शंस नहीं देगा। ठीक है, तो टर्सरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शंस नहीं करता है। तो प्राइमरी अमीन रिएक्शंस करके बेस में सॉल्युबल हुआ, सेकेंडरी अमीन रिएक्शंस तो किया लेकिन सॉल्युबल नहीं हुआ, और टर्सरी अमीन क्या हो जाता है? वहाँ पर रिएक्शन ही नहीं करता। तो यहाँ तक आपके जो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इतना करते हैं। थैंक यू।